Hey everyone, welcome to my YouTube चैनल HP Education Insights। और आज करने जा रहे हैं हम पार्ट 3 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, हमारे दोनों पार्ट हमने पहले अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। टुडे इज पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे प्रीवियस व्यूवर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि मैं रोज आपको क्वेश्चन बॉक्स लेके आती हूँ जिसके अंदर मैं बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लास आपके क्वेश्चंस पूछती हूँ। ठीक है, आज का क्वेश्चन बॉक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द कंपोनेंट ऑफ क्लास ऑफ सेल। देखो, सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को आपको हाईएस्ट से लोवेस्ट परसेंटेज के उस पे अरेंज करना है। कल हमने पढ़ा था जैसे वाटर, लिपिड्स, प्रोटीन वगैरह के हमने परसेंटेज पढ़ी थी, उसको आपको मैक्सिमा टू मिनिमा के उसमें आपको क्या करना है, अरेंज करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल एंड होल बायोस्फीयर। एनिमल और होल बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन कौन से? ठीक है, एक एक प्रोटीन दोनों के मोस्ट अबंडेंट है, उनके आपको नाम बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है नेम पिगमेंट ड्रग्स एंड टॉक्सिन। ये क्या है? हमने कल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर हमने इनके पिगमेंट, ड्रग्स और टॉक्सिन के कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। वो एग्जांपल आपको यहाँ पे आज की क्लास में बताने हैं। या अगर आपको आंसर आता है तो एक काम कीजिए, आप वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और जाके आंसर को नोट डाउन कीजिए इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, और जिनको नहीं आता तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 है बायोमोलिक्यूल्स का, अब प्लीज वो जाके एक बार चेक कर लीजिए और उसमें आपको प्रॉपर ये सब हमने इन डेप्थ जाके पढ़ा हुआ है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद पॉलीसेक्रियाइड। पॉलीसेक्रियाइड क्या है? ये क्या है? हाँ, मिलते हैं, ये है, हमको मिलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था ना, दो फ्रैक्शन होते हैं, एक एसिड सोल्यूबल, एक इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल के अंदर क्या आते हैं? बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, है ना। कल हमने बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। क्या होते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स? एग्जाम्पल जैसे प्रोटीन होता है हमारा, न्यूक्लिक एसिड होता है, लिपिड होता है, पॉलीसेक्रियाइड होते हैं, ये सारे हमारे इनसॉल्युबल पैलेट में आते हैं। जो रिटेंटेट होते हैं, जो चीज क्लॉथ के ऊपर बच जाते हैं, एक हमने केमिकल एनालिसिस करा था ना उसमें। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं आगे। The acid insoluble pellet also has polysaccharide carbohydrate as another class of macromolecule. Polysaccharide क्या? एक type of carbohydrate है। Okay, then polysaccharide are long chain of sugar. Polysaccharide कैसे? long chain of sugar है। They are literally thread of cotton. Cotton जैसे thread होते हैं ना, cotton क्या होता है? cotton का धागा होता है, हम जैसे एक थ्रेड टाइप का होता है, वो कह रहा है कि ऐसे ही एक लॉन्ग चेन ऑफ शुगर है पॉलीसेक्रियाइड, containing different monosaccharide as a building block. मोनोसेक्रियाइड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक क्या मतलब क्या है? कि बहुत सारे मोनोसेक्रियाइड है ना, और मिल मिल के एक दूसरे के साथ अटैच होके क्या बनाते हैं? एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसेक्रियाइड। पोली का मतलब लॉन्ग में आता है, बहुत सारे यूनिट्स, और मोनो मतलब सिंगल यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेक्रियाइड। सेल्यूलोज के बारे में अब स्टडी करें, वो क्या है? पॉलीमरिक पॉलीसेक्रियाइड है, कंटेनिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्रियाइड, ग्लूकोज। अब कहने का मतलब क्या है? जो सेल्यूलोज है वो एक टाइप का क्या है? पॉलीसेक्रियाइड। पॉलीसेक्रियाइड मतलब बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना है। वो छोटी छोटी यूनिट कौन सी है? एक ग्लूकोज, ग्लूकोज नंबर 1, ग्लूकोज 2, ग्लूकोज 3, ग्लूकोज 4, ऐसे सारे ग्लूकोज अटैच होके एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, किसकी? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज इज अ होमोपोलीमर। होमोपोलीमर नाम क्यों दिया है? मैंने आपको बताया था, होमो और हेट्रो का डिफरेंस भी बताया था। होमो मीन्स जो सेम होते हैं, तो सेम टाइप ऑफ ग्लूकोज 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 से मिलके बना हुआ है ना, इसलिए होमोपोलीमर। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में एक और चीज पे पूछती हूँ, हमने कल प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन होमोपोलीमर होते हैं या हेट्रोपोलीमर? ये आंसर आपको अभी बताना है। मैं 3 सेकंड देती हूँ। 1, 2, 3। देखो, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। जो आपको प्रोटीन होते हैं वो हेट्रोपोलीमर होते हैं। अमीनो एसिड, जो जितने भी अमीनो एसिड होंगे ना, अगर हम उस चेन में 50 अमीनो एसिड है, तो 50 के 50 अमीनो एसिड नहीं है कि जो फर्स्ट है वो सारे के सारे वही है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। आगे बात करते हैं। स्टार्च इज अ वेरिएंट बट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट। देखो, स्टार्च का काम क्या है? जो खाना एनर्जी बनती है ना प्लांट्स के अंदर, वो किसके फॉर्म में स्टोर होती है? स्टार्च के फॉर्म में इन प्लांट्स।
स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। ओके, ये वाला पॉइंट याद रखना। एनिमल हैव अनदर वेरिएंट ग्लाइकोजन। देखो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है, ग्लूकोज एक काइंड ऑफ स्टोर होते हैं, वो किसके फॉर्म में आता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल्स के अंदर। और प्लांट्स के अंदर कैसे स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। ये दोनों डिफरेंस याद रखना। स्टार्च कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लांट्स में। एनिमल्स में क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन। आगे पढ़ते हैं इन्यूलिन के बारे में। इन्यूलिन इंसुलिन नहीं है, कभी कंफ्यूज मत होना इंसुलिन के साथ। इन्यूलिन है ये, स्पेलिंग याद रखना। इन्यूलिन क्या है, इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। मतलब इन्यूलिन किससे मिलके बना हुआ है, फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ है। इन ए पॉलीसैकेराइड चेन से ग्लाइकोजन, द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड। देखो ये क्या है, एक ऐसी चेन दिख रही है आपको, ये पूरी है ना, ये किस, देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन के पोर्शन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है यहाँ पे। इस पोर्शन में आपको ये दिख रहा होगा, इसका एक राइट एंड होगा। राइट किसी भी चीज का राइट और लेफ्ट हैंड होते हैं ना, हमारे भी एक राइट हैंड है, ऐसे एक लेफ्ट हैंड है। तो ऐसे ही किसी चैन के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एंड, और लेफ्ट हैंड को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द कार्टून फिगर। देखो ब्रांचेस दिख रही है आपको, ये देखो यहाँ पे उन्होंने पहले से हाईलाइट करके एक बॉक्स दिखा रखा है, उसको फिर क्या कर रखा है, आगे देखो यहाँ पे ब्रांचेस दिख रही है, एक सीधी चेन दिख रही है, फिर यहाँ पे एक ब्रांच आ गई। यहाँ पे भी आप देखोगे सीधी सीधी चलेगी, फिर एक काइंड ऑफ ब्रांचिंग दिख रही है। तो कह रहे हैं कि ब्रांचिंग भी होती है, एक ब्रांच आउट। ऐसा नहीं एक सिंबल एक सीधी चेन ही है, कुछ में आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रांचिंग। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टार्च क्या करता है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। हेलिकल का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? मैंने आपको बहुत बार ना ये वर्ड हेलिकल आपको पहले भी मैंने बहुत बार यूज करा हुआ है। कहाँ, जब हम पढ़ते हैं डीएनए। डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर में। सी हियर, मैं देखो ड्रॉ कर रही हूँ ये ग्रीन कलर से। इस ऐसे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को हम हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर। तो स्टार्च कह रहे हैं कि जो आपका स्टार्च होता है ना, ये हेलिकल स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, किसमें, हेलिकल के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इस सेकेंडरी क्या है, क्या मतलब ये वर्ड क्या मतलब बीच में आपने कहाँ से घुसा दिया ये वर्ड, आप बहुतों को बच्चों को ये डाउट होएगा। देखो आप सिर्फ ये याद रखो कि जो स्टार्च होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हेलिकल में। जिस सेकेंडरी प्राइमरी ये सब के बारे में हम आगे आज की क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्टार्च अपने अंदर ना आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, या काइंड ऑफ होल्ड करके रख लेते हैं, इसलिए वो स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए आगे लिखे द स्टार्च I2 इज ब्लू इन कलर। कैसा होता है, ब्लू इन कलर। फिर वो बोलते हैं कि स्टार्च ब्लू कलर कैसे दे पाता है, कैसे दे पाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर जो आयोडीन है उसको स्टोर कर लेते हैं। और क्यों स्टोर कर पाते हैं, क्योंकि उसके पास हेलिकल स्ट्रक्चर, ऐसे घुमावदार सा स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर आयोडीन क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। सेल्यूलोज डजंट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल। सेल्यूलोज, अब पूछ लेते, मान लो कि दो ऑप्शन दे दिए, विच अमंग द फॉलोइंग कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। एक आपको स्टार्च दे दिया, एक आपको सेल्यूलोज दे दिया। अब मेरे को बताओ कौन स्टोर कर पाएगा, स्टार्च स्टोर कर पाएगा। और क्यों कर पाएगा, क्योंकि पास हेलिकल है। सेल्यूलोज नहीं स्टोर कर पाएगा क्योंकि उसके पास कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। आपको ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन I2। पढ़ लिया ये, अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट सेल वॉल आर मेड ऑफ सेल्यूलोज। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, हमने जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा था उसमें भी हमने सब कुछ पहले पढ़ रखा है, तो हमारे लिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है ना। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोजिक। देखो उसी प्लांट से जो चीज आगे फॉर्म होगी वो भी कैसी होगी, सेल्यूलोजिक ही होगी ना। क्योंकि प्लांट के अंदर एक चीज सेल्यूलोज कंटेन कर रही है, तो इसलिए लिखा है पेपर मेड ऑफ फ्रॉम प्लांट के पल्प से। हम कहते हैं ना कि पेज वगैरह वेस्ट मत करो, तुम पेज वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पेड़ कट रहे हैं उस पेजेस से को बनाने के लिए।
तो वही वाली बात लिख रहा है कि पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोजिक। कैसे होता है वो सेल्यूलोजिक। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्रिहाइड इन नेचर। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्रिहाइड भी नेचर में प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्रिहाइड कैसे हैं अब देखते हैं आगे। दे हैव अ बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर। ये देखो ये वाला एग्जांपल जो ब्रैकेट में आपको दे रखे हैं ना, आपको ये याद रखना है। गुआनोसाइन क्या लिखे, सॉरी ग्लूकोअमीन, ग्लूकोसामीन, एनेसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखने हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या होता है, हमने आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा। एक काइंड ऑफ ये फाइलम है। ठीक है, उसके एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन का मतलब एक काइंड ऑफ आउटर लेयर प्रेजेंट होती है उनके ऊपर, काइटिन की बनी होती है वो आउटर लेयर। फॉर एग्जाम्पल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्रिहाइड कोल्ड काइटिन। उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक्चुअली पता है क्या है, कुछ नहीं है, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना उसमें आपको कॉम्प्लेक्स एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अभी है आपको थोड़ा बहुत बताया कि ब्रांचिंग शो कर सकता है, ये एक स्टार्च के बारे में बताया कि वो आयोडीन स्टोर कर सकते हैं, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग एंड के बारे में बताया। अब क्या कर रहा है वो कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा है। दो एग्जाम्पल अभी हमने पढ़े। एक एग्जाम्पल है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा का, वो किससे मिलकर बना होता है, काइटिन। काइटिन क्या एक टाइप ऑफ पॉलीसेक्रिहाइड है। दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्रिहाइड आर मोस्टली होमोपोलीमर। क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्रिहाइड भी कैसे होते हैं, होमोपोलीमर। ये कुछ नहीं है, आपको एग्जाम्पल ना आपको एक्चुअली याद करने, 1 1 2 3, ये 3 एग्जाम्पल आपको क्या करने, याद करने। आगे पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड पे चलते हैं। The other type of macromolecule that one would find in the acid insoluble fraction of any liquid, any living tissue is the nucleic acid। हमने अब स्टार्टिंग क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था 4 कंपोनेंट के बारे में, उसमें से एक न्यूक्लिक एसिड था। तो वो कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड आपको कहाँ मिलता है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है, आपको इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलता है। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कल की क्लास में हमने पढ़ रखा है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी न्यूक्लियोटाइड की यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच करके एक होल चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बनाती है। ठीक है, टुगेदर विद पॉलीसेक्रिहाइड एंड पॉलीपेप्टाइड these comprise the true macromolecule fraction of a living tissue and cell। अभी हमने पॉलीसेक्रिहाइड के बारे में पढ़ा है ना, अभी बस अभी पढ़ के आए हैं। और पॉलीपेप्टाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड ये कह रहे हैं प्रोटीन। क्यों, मेरे को कैसे पता चला, अगर मैं नॉर्मली बताऊं, अगर मेरे को कैसे पता चला ये प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड लिखा हुआ है, आपको PEPTIDE दिख रहा होगा। पेप्टाइड का मतलब होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं ना, ये प्रॉपर अच्छे से लास्ट क्लास में बताया गया है। 2 अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। और पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे अगर पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, एक लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, द कंप्राइज, ये ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल है। लिपिड एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं इसमें हम। और लिपिड क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि वेट कम है उसका। दूसरा वो कोई ऐसा पॉलीमर नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि एक बहुत सारी चैन मिलके उसको बना रही है। लिपिड क्यों बनता है, क्योंकि लिपिड वेसिकल्स बना लेते हैं, वो क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है, इसलिए वो एसिड सोल्यूबल पूल में जा ही नहीं पाता। तो एक ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बट न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्रिहाइड और प्रोटीन ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन है। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड, वी नो, अभी हमने पढ़ा बिल्कुल। A nucleotide has 3 chemically distinct component। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 chemically distinct component है। एक क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकंड इज मोनोसेक्रिहाइड एंड थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड। क्या है, हमको सब कुछ पता है, ये क्या है। हमने कल की क्लास में जब हम पढ़ा था ना, उसमें हमने ये पढ़ा था, ये पूरा न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के बारे में। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे, ये जब हमने कल ये वाला पूरा पैरा पढ़ा था ना, इसके अंदर हमने सब कुछ ये पढ़ लिया था, ये तीनों कंपोनेंट, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये सब। आगे चलो, अब आज की क्लास के लिए पढ़ते हैं। क्या है, 3 कंपोनेंट, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। कंपाउंड की ये किसके बारे में बताइए, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। कल हमने 5 नाइट्रोजन बेसिस के बारे में पढ़ा था ना, एडेनिन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये पढ़े थे ना, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है।
मैंने बताया था एक रिंग लाइक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे नाइट्रोजन। सेकेंड क्या है, मोनोसेक्रिएड। मोनोसेक्रिएड का मतलब एक काइंड ऑफ शुगर है। हमने पढ़ा था ना कल पेंटोज शुगर के बारे में, 5 कार्बन वाली शुगर चेन के बारे में, वो क्या है आपका मोनोसेक्रिएड। थर्ड क्या है, फोस्फेट के बारे में हमने पढ़ा था, फोस्फोरिक एसिड, फोस्फेट, ये क्या है हमारा थर्ड कंपोनेंट। मैं आपको एक मिनट में ये पढ़ के, इसमें न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में हमने कल पढ़ा था, वो मैं आपको एक बार वापस से लिख के दिखा देती हूँ अगर किसी को याद नहीं है तो। क्या पढ़ा था कल हमने हमने सबसे पहले पढ़ा था नाइट्रोजन, एक सेकेंड, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर। शुगर क्या थी, पेंटोज शुगर थी ना, इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, ये हमने कल पढ़ा था, न्यूक्लियोसाइड है ना, प्लस अगर न्यूक्लियोसाइड में हम फोस्फेट ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, है ना, डन। अब क्या लिखा है, एज यू नोटिस इन फिगर 9.1 द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन। ये अभी मैंने बताया जो आपको, नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से, 5 नाइट्रोजन बेसिस है, एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानाइन, यूरेसिल, साइटोसिन, थायमिन, ये 5 नाइट्रोजन बेसिस है। एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन्स है। देखो हमने ना इन नाइट्रोजन बेसिस को क्या करा, आगे जाके 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, किस किस में, प्यूरिन्स के अंदर एंड पिरामिडिन्स के अंदर। प्यूरिन्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, एडेनिन और ग्वानाइन। बचे कौन से, 5 में से 2 इसके अंदर आ गए, तो कितने बचे मेरे पास, 3, है ना, सिंपल मैथ। 3 कौन कौन से बचे मेरे पास, यूरेसिल बचा, साइटोसिन बचा और थायमिन बचा। ये किसके अंदर आते हैं, हमारे पिरामिडीन्स के अंदर, ठीक है। मैं वापस से रिपीट करूं, हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स। प्यूरिन्स के अंदर एडेनिन, ग्वानिन एंड पिरामिडीन्स के अंदर यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमिन। देखो कल मैंने ना आपको जब ये पढ़ाया था डायग्राम के थ्रू, तो मैंने ना आपको एडेनिन और यूरेसिल के बारे में अच्छे से बताया था, बट मैंने ब्रैकेट में नहीं बताया था प्यूरिन एंड पिरामिडिन, क्योंकि मेरे को पता थी नेक्स्ट क्लास में आगे अच्छे से इन डेप्थ में पढ़ाया जाएगा और अभी मैं बताऊंगी तो कंफ्यूजन होगी। तो एडेनिन क्या होता है हमारा, प्यूरिन अभी हमने पढ़ा, और यूरेसिल क्या होता है हमारा, पिरामिडिन। आप फिगर में देखो, ये ब्रैकेट में यही गिवन है और कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। आज पढ़ते हैं आगे। The skeletal heterocyclic ring is called purine and pyrimidine respectively. इन रिंग्स को क्या बोलते हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। हेटेरोसाइक्लिक मैंने वापस से बता रही हूँ क्या, क्योंकि होमोसाइक्लिक का मतलब अगर पूरी चेन कार्बन रिंग पूरी की पूरी कार्बन कार्बन के कंपाउंड की है तो क्या होती है होमो। हेटेरो में मतलब कुछ और भी आ गया, इसका नाम ही नाइट्रोजनस बेसिस है, मतलब कार्बन के साथ कौन सा एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है, नाइट्रोजन। The sugar found in polynucleotide is called is either, देखो polynucleotide क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल यूनिट और पोली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, हमारा न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं ना। उसमें से वो बता रहे कि जो हम शुगर, अभी मैंने शुगर बताया आपको, यहाँ पे दिख रहा आपको, मैंने ये शुगर बताया था। ये शुगर क्या होता है, मैंने ये बताया था कि आपको पेंटोज शुगर है। अब पेंटोज शुगर के नाम क्या क्या है, राइबोज। राइबोज क्या होएगा, राइबोज किस में यूज होएगी शुगर, राइबोज हमारी होएगी जब हम आरएनए बनाएंगे ना, आरएनए के अंदर हमारी राइबोज यूज होएगी। और 2 डीऑक्सी राइबोज कहाँ पे यूज होएगी, हमारी डीएनए के अंदर। देखो ठीक है, राइबोज किसके अंदर, आरएनए के अंदर, और 2 डीऑक्सी राइबोज डीएनए के अंदर। अ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सी राइबोज, देखो कोई न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर डीऑक्सी राइबोज है वो क्या बनाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज अवर डीएनए। हम सबको डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से पता है। डीएनए जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए जो राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। राइबोज जो कंटेन करेगा वो राइबो न्यूक्लिक एसिड, और 2 डीऑक्सी राइबोज जो आपकी शुगर कंटेन करेगा तो वो आपका डीएनए हो जाएगा, ठीक है। आज हमको ये न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट अगर कल 90% क्लियर था तो मेरे को लगता है 100% क्लियर आज हो गया होगा ये।
फिगर 9.7 पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में आज। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आज की क्लास में हम और स्टडी करेंगे। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इन डेप्थ अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। प्रोटीन एज मेंशन्ड अर्लियर हेट्रोपोलीमर, मैंने आज की क्लास में बताया वापस से, ये कैसे होते हैं, हेट्रोपोलीमर होते हैं। ये हेट्रोपोलीमर क्यों बोला गया, क्योंकि सारे अमीनो एसिड जरूरी नहीं है कि एक जैसे हो। कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आगे पढ़ते हैं, कुछ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ भी इम्पोर्टेंट होएगा मैं अपने आप एक्सप्लेन करूंगी। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर invariably refers to molecular formula. Organic chemistry always write a two-dimensional view of molecule while representing the structure of a molecule. Physicists conquer up the three-dimensional view of molecular structure while biologists describe the protein structure at four level. अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक क्या लिखा है, अभी तक के इसमें ये लिखा, देखो हम अभी फॉर्मूला वगैरह की बात करते हैं, हम आगे हम पढ़ते हैं। हमने सोडियम क्लोराइड मैंने बोला तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले आया सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। ठीक है, अब बहुत बच्चों के आगे दिमाग में जिसको NaCl पता है वो क्या आगे बोलेंगे कि Na और Cl कैसे मिलके बना होता है, इसका स्ट्रक्चर देखने में कैसा होता है। वो क्या आ गया, टू डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल में क्या आएगा, अगर किसी को थोड़ी बहुत बेसिक की नॉलेज है तो वो पता सोचेगा फिर आगे कि इसका लोन पेयर कैसे अरेंज्ड है। लोन पेयर इज लाइक एक्स्ट्रा मोल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे अरेंज्ड है। ठीक है, ये क्या है, इन डेप्थ जिसके लेवल लेवल बढ़ता जा रहा है ना स्टडी का, पहले आप उसकी डायमेंशंस करिए, मतलब कैसे वो बॉन्ड्स कैसे हैं उसके बीच में उसकी स्टडी कर रहे हैं। एक टाइप का एग्जांपल दे रखा है। अब हम जो मेन आज हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन कैसे मिलके बना हुआ है। प्रोटीन का ना हम स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यही लिखा हुआ है प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल्स। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, देखो अब क्या पढ़ना हुआ हमको, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, द पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इन ए प्रोटीन which is first amino acid, which is second and so on is primary structure। मैं आपको बता देती हूँ पहले, देखो पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक ना आपको मैं एक बार बता देती हूँ, फिर हम NCERT रीड करेंगे। ठीक है, क्या बोला इसके ना बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें तकरीबन है। जैसे मेरा प्राइमरी के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर सेकेंडरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसके टर्शरी स्ट्रक्चर, फिर हम इसके क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वार्टिनरी को हम जैसे एक टाइप से मैं 4 डिग्री लिख देती हूँ, क्या इसके क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहले में क्या है, एक टाइप का चैन मॉलिक्यूल। अब मैं ये इस प्राइमरी में बेटा ये बिल्कुल सीधी सीधी चैन के बारे में चैन के जैसे। अब यहाँ पे मेरे बहुत सारे अमीनो एसिड है, मैं अमीनो एसिड को अलग अलग कलर से दिखा देती हूँ। जैसे मेरे एक ये अमीनो एसिड है, फिर मेरा यहाँ पे दूसरा कोई अमीनो एसिड है, फिर मेरा अमीनो एसिड नंबर 3 है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर मेरा क्या बता रहा है कि मेरे अमीनो एसिड ना इसमें कैसे अरेंज्ड है। मेरे अमीनो एसिड पहले नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है, दूसरे नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है, तीसरे नंबर पे कोई दूसरा अलग अमीनो एसिड है, फोर्थ पे कोई अलग अमीनो एसिड है। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा, मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन विच इज फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज सेकेंड, और ये सब कौन देगा, हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। स्टेट चेंज जैसा स्ट्रक्चर होता है ये। अब प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, मैंने लाइन जैसे बनाया ना प्रोटीन, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम स्टडी कर रहे हैं। द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट द लास्ट अमीनो एसिड। अब देखो स्क्रीन में देखो और अपनी बुक्स में देखो, लेफ्ट एंड कौन सा है इसका, लेफ्ट एंड ये वाला आएगा ना लेफ्ट एंड, और राइट एंड कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो फर्स्ट लेफ्ट एंड पे कौन सा अमीनो एसिड होगा, मेरा फर्स्ट अमीनो एसिड। मैंने यहीं से बताया था ये वाला मेरा पहला है, दूसरा, तीसरा, और मेरा ये कौन सा होगा, ये मेरा लास्ट अमीनो एसिड होगा मेरे राइट हैंड पे। ठीक है, बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि कैसे, आप ये याद रखो हम इंग्लिश कैसे पढ़ रहे हैं अभी हम लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते रहे हैं ना। मैंने सबसे पहले प्रोटीन पढ़ा, फिर मैंने एज पढ़ा, फिर मैंने मेंशन्ड पढ़ा, इसी साइड में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही आप देखो ये इसी साइड पे अरेंज्ड है।
फर्स्ट हमारा सबसे पहले लेफ्ट में आएगा और लास्ट वाला हमारा कहाँ पे आएगा, हमारे राइट एंड पे आएगा। ठीक है, मैं थोड़ी ना आपको ऐसे एक तरीके से थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक बता दी चलती, ताकि आपको ये ना अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड। एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी बोलते हैं इसे। अब मैं एन टर्मिनल और दूसरे वाले को हम सी टर्मिनल बोलेंगे। मैं एन सी दोनों की बात बताऊंगी कि एन, इसे एन और सी क्यों बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल, और इसे हम बोलेंगे सी टर्मिनल। ठीक है, द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड एंड द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल अमीनो एसिड। ठीक है, पहले वाले को एन, दूसरे वाले को सी। अब वो बोलोगे, आप बहुत सारे बच्चों के एन और सी का मतलब क्या है, फर्स्ट और लास्ट का हमको मतलब समझ में आया। हमको ये भी समझ में आया कि प्राइमरी का मतलब क्या है, जिसमें हमको पोजिशनल इंफॉर्मेशन मिले। एन सी का मतलब क्या है, एन और सी का इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि अभी तक आपने, जब मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। सी है, अमीनो एसिड दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। अमीनो एसिड में आपको यहाँ पे ग्लाइसिन दिख रहा होगा, एलेनाइन, सेरीन दिख रहा होगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये आपको अमीनो एसिड दिख रहे हैं बहुत सारे, ज्वीटर आयन दिख रहा है यहाँ पे, देखो NH3 दिख रहा है आपको एक, और एक साइड दिख रहा है COO माइनस। ऐसे क्या है, बहुत सारे है ना। मान लो इसको मैंने फर्स्ट अमीनो एसिड बोल लिया। अभी एक टाइप से आप इसको ये मत सोचो इसके ऊपर प्लस माइनस, इसको नॉर्मल अमीनो एसिड बोलो। ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, मान लो ये 3 कार्बन की 3 अमीनो एसिड की चेन है, ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा लास्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना मेरे को समझ में अच्छे से आ गया है ना। फर्स्ट वाले में देखो, आपको सबसे एंड पे यहाँ पे आपको एन दिख रहा है, और लास्ट वाले में देखो यहाँ पे आपको सी दिख रहा है। एन क्यों है, एन ये आपका अमीनो ग्रुप है ना, अमीनो एसिड के अंदर NH2 जिसको हम बोलते हैं, ये आपके NH2 किस पे प्रेजेंट है, मेरे एक टाइप से लेफ्ट एंड पे, फर्स्ट अमीनो एसिड के सबसे कोने पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, एक टाइप का सबसे कोना वाला पार्ट है ना, इसमें मेरे को एन दिख रहा है। और इस साइड देखो, सी वाले पे देखो, जो हमारा लास्ट अमीनो एसिड है, इसमें वो बिल्कुल कोने वाले पार्ट में एक सी दिख रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं एन टर्मिनल, इसे हम बोलते हैं सी टर्मिनल। ये काइंड ऑफ, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एक नाम देते हैं। और ये दो एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या होंगे, अटैच होंगे, और ये दोनों अटैचमेंट को क्या बोलेंगे, दो अमीनो एसिड के बीच के अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इतना तो हमको सबको, ये वाली बात तो बहुत अच्छे से और इजीली पता चल गई है। आगे पढ़ते हैं। प्राइमरी पढ़ ली आपने, फर्स्ट अमीनो एसिड और ये सारा लास्ट वाले, ये सारी बात भी पढ़ ली। आगे करते हैं काम, एक सेकेंड मैं हाईलाइटर ऑन कर दूं। फर्स्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल, और ये दूसरे वाले को हम बोलेंगे सी टर्मिनल। A protein thread doesn't exist throughout as an extended rigid form। कह रहा है अभी तक आपने क्या पढ़ा, एक स्ट्रेट चेन की तरह। कह रहा है ये ऐसे हमेशा स्ट्रेट चेन की तरह नहीं रहता, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है स्ट्रेट चेन ऐसे ही नहीं रहता। ये द थ्रेड क्या करता है, ये थ्रेड आगे जाके हेलिक्स के फॉर्म में क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। आपको यहाँ पे सेकेंडरी दिख रहा है, यहाँ पे बी बी करके सेकेंडरी लिखा हुआ है, उसके अंदर दो पार्ट लिखे हुए हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। ये क्या है, हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द थ्रेड इज फोल्डेड। थ्रेड क्या करता है, वो आगे जाके फोल्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। स्टेयरकेस क्या है, वो बहुत लोगों के घर के बाहर ही आपको देखा होगा ना, कि एक सर्कल 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 करके स्टेयरकेस, सीढ़ियां लगी होती है, ऐसे गोल 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 घूम के जहाँ पे ऊपर जाना होता है, उसको हेलिक्स की तरह बोला है। ऑफ कोर्स ओनली some portion of protein thread are arranged in a form of helix। कह रहे कुछ फॉर्म, इसके कुछ थ्रेड का फॉर्म किसके फॉर्म में अरेंज होता है, हेलिक्स के फॉर्म में। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिकल आर ऑब्जर्व। राइट हैंडेड हेलिकल का मतलब देखो, एक सेकेंड, एक चीज को आप ऐसे फोल्ड बना सकते हो, है ना, और एक चीज को आप ऐसे, दोनों में आपको फर्क दिख रहा है तो दोनों सेम ही। ये मैंने फर्स्ट फिगर जो अभी बिल्कुल अभी अभी बनाई है, और सेकंड में दोनों है तो सेम ही,
बट आपको ये दिख रहा होगा दोनों के कर्व होने का, दोनों के मुड़ने का तरीका अलग है। एक दूसरे हैंड पे मतलब फोल्ड हो रही है, एक दूसरे अलग हैंड पे फोल्ड हो रही है। तो वो क्या कह रहा है आपका, अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर हेलिक्स जो बनता है वो कैसा बनता है, राइट हैंडेड हेलिकल बनता है, राइट हैंडेड हेलिकल फॉर्म में बनता है। अदर रीजन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म। दूसरा वाला फॉर्म क्या है, बीटा प्लेटेड शीट। एक टाइप के ऐसे शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो वो क्या होएगा हमारा बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर अभी हमने दो चीज पढ़ी, विच वन इज अल्फा हेलिक्स एंड अदर वन इज बीटा प्लेटेड शीट्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने बिल्कुल एक सीधी चैन के बारे में पढ़ा, इसमें हमने अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के बारे में पढ़ा। आगे जाके पढ़ते हैं, इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चैन इज ऑल्सो फोल्डेड इटसेल्फ लाइक ए होलो वुलन बॉल। अब टर्शरी के बारे में पढ़ रहे हैं। टर्शरी आपको दिख रहा है यहाँ पे, टर्शरी के ऊपर क्या होता है, हमने वो देखा है सर्दियों में हमारी मदर्स या ग्रैंड मदर्स वगैरह ऊन लेके बैठते, फिर एक कुछ सॉक्स वगैरह या मफलट काइंड ऑफ बुनती है उनसे, वो उसी को कह रहे हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे है, उसी वुलन बॉल की जगह जैसे है। उस वुलन बॉल में भी देखो आप कितने सारे थ्रेड एक दूसरे के ऊपर लिपटे होते हैं ना, तो वही कह रहा है कि टर्शरी स्ट्रक्चर इज लाइक अ वुलन बॉल, होलो वुलन बॉल। दिस गिव अस थ्री डायमेंशनल 3D व्यू। 3D मूवीज देखते हैं ना, जो बिल्कुल हमको 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, तो क्या कह रहे हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर हमें एक 3 डायमेंशनल व्यू देता है प्रोटीन का। टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये वाला पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखना कि कौन सा स्ट्रक्चर बहुत नेसेसरी रहता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन के लिए, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे ना मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही थी, चलो मैं बाद में दिखाती हूँ। अभी एक वो पैरा बचा वो और पढ़ लेते हैं। सम प्रोटीन आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। कह रहे हैं कि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं, उनको वो रहता है कि ना मैं टर्शरी तक तो बन गया, अब आगे जाके क्या करते हैं, बहुत सारी टर्शरी यूनिट को, छोटी छोटी यूनिट्स को एक साथ मिलाते हैं और कुछ और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। क्या वो एक, अगर हम ऐसे नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझे तो ये बोल सकते हैं ना कि मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, तू भी इंटेलिजेंट है, वो भी इंटेलिजेंट है, और सारे इंटेलिजेंट मिलके एक बड़ी कंपनी बनाते हैं। तो इस काइंड ऑफ का समझ लो। ठीक है, द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कैसे कहते हैं ये, इसमें क्या है, मैं वापस एक बार रीड कर देती हूँ। सम प्रोटीन आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट चैन एक दूसरे के साथ असेंबली बनाते हैं। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देखो ये कैसे कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज कर सकते हैं, या तो ये स्फीयर जैसा बना सकते हैं, स्फीयर अरेंज्ड अपॉन एक दूसरे के साथ बन के स्फीयर, छोटे छोटे स्फीयर को एक साथ अरेंज करके क्यूब लाइक या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्वार्टिनरी दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये देखो अलग से दो अलग अलग दिख रहे सब यूनिट्स, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बना रहा है, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बना रहा है। इज आर्किटेक्चर ऑफ ए प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। अब क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अभी तक हमने पढ़ा, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर का जो एग्जांपल 4 लाइन बनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है ना। आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा है, और हीमोग्लोबिन ब्लड में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आरबीसीज के अंदर, है ना, रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या कह रहा है, जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 सब यूनिट है ऐसे छोटी छोटी मिला के, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर दिखाते हैं वो आपका हीमोग्लोबिन। 4 कैसी है, छोटी छोटी सब यूनिट्स है उसके अंदर। 2 of these are identical to each other। 4 में से 2 एक जैसी है और 2 एक जैसी है ना, 2 एक जैसी है और 2 एक जैसी है। Hence 2 subunits are alpha and 2 subunits are of beta type। तो 2 सब यूनिट जो एक जैसी है वो कौन सी, अल्फा टाइप की, और जो 2
बची हुई सब यूनिट एक जैसी वो कौन सी है, बीटा टाइप की। टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन। अभी आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो, तो इसमें आप मेरे को, मैं ना पूरा ड्रॉ करके दिखाती हूँ कैसे अल्फा बीटा और ये सारे एक दूसरे के साथ अरेंज होने की कोशिश कर रही। ये मान लो ये मेरी एक सब यूनिट है, ये मेरी दो सब यूनिट है, ये मेरी थर्ड सब यूनिट है, और ये मेरी क्या हुई, फोर्थ सब यूनिट। दो एक जैसी, दो एक जैसी है। अगर मैंने इसको अल्फा बोला तो मान लो ये भी अल्फा है, और जो हमारी बची हुई है ये दोनों कैसी हमारी, बीटा है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। चलो अब सेकेंड, अब ये मैं आपको डायग्रामेटिक वे से मैंने आपको बोला था, मैं आपको दिखाऊंगी आगे बताती हूँ। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोटीन। स्ट्रेट चेन के बारे में हमने पढ़ा। दूसरे हम सेकेंडरी में क्या आता है आपका, एक हमने पढ़ा अल्फा हेलिक्स, दूसरा हमने पढ़ा बीटा प्लेटेड शीथ, है ना, पढ़ा हमने ये बात। टर्शरी में क्या करा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ अरेंज करके एक होलो वुलन वुलन बॉल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको मैं ऐसे एक टाइप का वुलन बॉल बना देती हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और क्वाटिनरी में हमने क्या पढ़ा, वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे बहुत सारी टर्शरी सब यूनिट मिला के 3 डायमेंशनल व्यू वाली सब यूनिट्स बना के, जैसे हमने ऐसे पढ़ा, ये मिला के एक नया आर्किटेक्चरल फॉर्म बनाते, जैसे क्यूब जैसा फॉर्म बना लिया। तो जिसमें अभी हमने एग्जांपल पढ़ा है किसका, हीमोग्लोबिन का, 2 अल्फा और 2 बची हुई कौन सी हमारे, बीटा। ठीक है, ये आपको चारों मैंने आपको बना के दिखा दिए। ठीक है, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा, वापस से रिपीट करूं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और लास्ट वन इज योर क्वाटिनरी। प्राइमरी में आपको पोजिशनल इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी में योर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट, टर्शरी में कौन से आएंगे आपके, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड एक दूसरे के साथ क्या होंगे, असेंबली करेंगे, कुछ बॉन्ड इनके बीच में बनेंगे। ये देखो, ये दोनों बॉन्ड का भी याद रखना, मैंने अभी बताना मिस्टेक हो गया था। कौन कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड पता है आपको, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और 2 डाई सल्फाइड के बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड बनेंगे ताकि वो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट को एक साथ रख पाए और एक टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बन पाए। टर्शरी स्ट्रक्चर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन के लिए। ठीक है, ये बात मैंने अलग से आपको बताई थी। और फिर आगे जाके कैसे अरेंज होते हैं क्वाटिनरी स्ट्रक्चर में, हमने बहुत अच्छी तरीके से आज की क्लास में कवर करा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन बॉक्स के आंसर्स की। अरेंज द कंपोनेंट ऑफ सेल, कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ सेल को अरेंज करना है आज हमको। सबसे ऊपर होता है हमारा वाटर, कौन सा होता है हमारे पास, वाटर। वाटर से कम प्रोटीन, वाटर कितना परसेंट होता है, 70 to 90% वाटर होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रोटीन, जिसने आंसर कर रखा है वो अपना आंसर चेक करे, रीचेक करे। दूसरे में आता है प्रोटीन जो कि 10 से 15% होते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, आयंस 1%। डन। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। एनिमल्स में कौन सा होता है, कोलेजन के बारे में हमने कल पढ़ा था। और होल बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन से है, हमारा र्यूबिस्को। र्यूबिस्को की फुल फॉर्म किसी को पता है तो प्लीज मेंशन कीजिए उसे। रूबिस्को की फुल फॉर्म होती है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, पढ़ लिया। अब आगे बताती हूँ मैं, नेम पिगमेंट्स ड्रग्स एंड टॉक्सिन। पिगमेंट्स में कौन कौन से पढ़े थे हमने, किसी को याद है, कैरोटीनॉइड और एंथोसियानिन। ड्रग्स में हमने कौन कौन से 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन। और टॉक्सिन में एबिरीन और राइसिन। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाली जो टेबल है, एवेरिन और राइसिन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, पूरी की पूरी टेबल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज इसे अच्छे से याद करना। मैंने कल भी आपको 10 बार 2-3 बार रिपीट कर बोला था ये बात टेबल के बारे में। आज की क्लास एंड होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज आज HB एजुकेशन इनसाइट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। Thank you so much for your time and effort. Have a great day ahead. Bye bye.